तो शेरों, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 52 में। आज मेरे साथ, ठीक है, आज इसका खात्मा कर देंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स के चैप्टर का पूरे, क्योंकि आगे जो हम सीखने वाले हैं उसमें सिर्फ दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो हेलो अरीन्स के दोनों सब्स्टिट्यूशन देखेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं एक्चुअली, इसका एक कारण देख करके इसको स्किप कर दिया गया, ठीक है। बस टॉपिक है नॉर्मल और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें देखेंगे कि ये क्या क्या रिएक्शंस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें थ्योरी काफी ज्यादा है, लेकिन बेसिकली रिएक्शन ज्यादा पूछे जाते हैं। और थ्योरी कंसेप्ट जो है इसमें, ऐसे पार्ट्स जो रेजोनेंस वगैरह इंडक्टिव इफेक्ट के पार्ट्स है, उसको एमसीक्यू के तौर पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गाइस, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है, और बेसिकली लास्ट में जो हम देखने वाले एप्लीकेशंस, उस पे मैं ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करूंगा ना, उसको ज्यादा पूरा मैं रीड करने वाला हूं। एप्लीकेशंस आपको खुद रीड करने हैं, और जो इंपॉर्टेंट वाले हैं जिसपे शॉर्ट नोट्स अक्सर कई बार पूछे गए, उसको मैं आपको यहां पे नोटिफाई कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं हेलो अरीन्स के साथ। अब देखो, जैसे कि अल्किल हैलाइड्स का हमने सब्स्टिट्यूशन देखा, राइट, अल्किल हैलाइड्स का सब्स्टिट्यूशन देखा, उसी तरह से हेलो अरीन्स का भी है ना, अरीन जो है जिन पे हेलो ग्रुप्स अटैच हैं, उनका भी सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे Cl निकाल करके कोई OH आयन आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 और SN2 इसमें होगा या नहीं होगा, हमको ये देखना है, ठीक है। इसके पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैं बता देना चाहता हूं आपको, हेलो अरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जिबिट नहीं हो सकता, ठीक है। बात यह है क्योंकि जो भी Cl का ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, काफी ज्यादा नेगेटिविटी इसके पास रखता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और इस रिंग को डीएक्टिवेट करने की वजह से कभी कभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होता। SN1 में ट्रांजिशन स्टेट में हमने देखा था, जहां पे कार्बोकटायन बनता है, और यहां पे ये जो हमको डंडियां दिख रही है डबल बॉन्ड की, तो बेंजीन रेजोनेट होता रहता है बार बार अपने स्ट्रक्चर में खुद को स्टेबलाइज रखने के लिए, ठीक है। चाहे रेजोनेंस आ जाए इसमें, क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन को इस यहां पे नहीं मिलती, स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त हो पाती, समझ रहे हो शेरो, स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त हो पाती। इसीलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि SN1 मैकेनिज्म से बायोमोलिकुलर स्टेप में ये रिएक्शन कैरी आउट हो। दूसरी बात में देखने जाओ, SN2 में जरूरी है कि बैक साइड की साइट खाली होनी चाहिए अटैक के लिए, है ना। SN2 में हमने देखा था साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, और बैक साइड की जो साइड है ना, वो खाली चाहिए हमको। लेकिन यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, जहां से जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं अपने अगल बगल, ठीक है, उसकी वजह से बैक साइड ना खाली मिलती है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि SN2 मैकेनिज्म भी हो पाए। अब SN1 नहीं होगा, SN2 होगा, नहीं होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली कुछ ऐसे ग्रुप्स है ऑर्थो या मेटा या पैरा पोजीशंस पे, बेसिकली ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पे ज्यादा बल्कि नहीं होता, भीड़ नहीं होती, वहां पे अगर हाई टेम्परेचर हम कैरी आउट करें तो उस बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से आप रेजोनेंस देख सकते हो। अरिल हैलाइड्स शो लो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन because of the resonance effect first and the sp2 hybrid state of carbon which is a very strong state, और उसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। जैसे देखो, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने आना चाहिए, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। सबसे पहले ऐसा स्ट्रक्चर है, क्लोरीन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो ये रेजोनेट कर सकता है इसमें। अब देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पे चले आएंगे नीचे इसके बॉन्ड में, तो क्या बन जाएगा, दो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीचे बन जाएगा, तो Cl का डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस तरह से ये ऐसे बन जाएगा, और यहां पे इलेक्ट्रॉन इसने आगे बॉन्ड को डोनेट कर दिया, रेजोनेट कर दिया आगे, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ में रहेंगे। दूसरी दफा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, और फिर ये जो चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन से घूमते रहेंगे, और एट द एंड इसका मिरर इमेज आपको दिखने लगेगा। क्या दिखने लगेगा इसका आपको? मिरर इमेज, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के, मतलब क्या, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में आपस बार बार इंटरचेंज होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो बैक साइड अटैक हमको मिल नहीं सकता। कार्बोकैटायन स्टेट जो है वो स्टेबिलिटी नहीं प्राप्त कर सकता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, सो इट्स अ बिग डिफिकल्टी टू कैरी आउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देन टू
Some of the reactions at high temperatures at ortho और para positions they can carry out exceptionally the nucleophilic substitution। जैसे कि यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसको मैं आपके सामने रखूंगा। देखो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोरिन व्हिच प्रोसीड्स विद वेरी डिफिकल्टी। ठीक है, तो बात को समझ लो। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पे है, ज्यादा वीक है, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ भी है ना, बॉन्ड लेंथ भी आप देखें, नॉर्मल एलिफेटिक जो होता है ना, उससे बॉन्ड लेंथ इनकी बहुत कम होती है। उनकी बॉन्ड लेंथ बेसिकली 200 पिकोमीटर तक जाती है, और इसकी बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें 168 पिकोमीटर, 170 से इनका एंड पॉइंट होता है यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, तो इतनी कम बॉन्ड लेंथ है, और साथ में कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंक्लूसिवली नहीं हो पाता ज्यादा। बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वी ओनली कैरी आउट एट हाई टेम्परेचर्स इन द हैलोरिन्स। ये पॉइंट नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर आपको मेंशन करना जरूरी है, चाहे आप कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो। इतने सारे रिएक्शन मैंने पढ़ा है, कैटलिस्ट करते वक्त प्रेशर टेम्परेचर आप भूल जाते हो, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पॉइंट ही याद करने जैसा है कि सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता, इसलिए हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करके बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। ठीक है, तो आप उसका कंक्लूजन निकाल करके उस रिएक्शन को ऐसे याद कर सकते हो कि यार इसमें टेम्परेचर हाई होगा, चाहे जो भी हो जाए, 400 के ऊपर ही होगा, है ना, 350 400 के नीचे टेम्परेचर नहीं जाता, तो उसको नोट डाउन कर लेना है सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो यहां पे पहला एग्जांपल देखेंगे जहां पे पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का पैरा नाइट्रोफिनॉल बन रहा है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्लोरीन को निकाल करके हाइड्रोक्साइड, मैंने बोला ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा तो ज्यादा चांसेस होंगे सब्स्टिट्यूशन के। ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, अगर ज्यादा बल्कि बेंजीन होगा 3-4 ऐसे, तो उसमें भी बहुत मुश्किलें आती है। ठीक है, तो यहां पे देख लो क्लोरोबेंजीन और क्लोरोनाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मैंने NO2। अब क्लोरो पैरा पे है, ठीक है, ऑर्थो मेटा, और ये पैरा पोजीशन में नाइट्रो है, तो पैरा नाइट्रो बेंजीन आ जाएगा यहाँ पे। टेम्परेचर आप ये लेविस वाला आप हाइड्रोक्साइड का कैटलिस्ट ले लो, NaOH विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। टेम्परेचर होगा 423 केल्विन, 400 से हमेशा ऊपर ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, और हाइड्रोनियम आयन होगा साथ में, यस। ठीक है, तो इसको आप देख लो। फिर उसके बाद हाइड्रोनियम आयन से OH इसमें अटैच हो जाएगा और Cl बाहर निकल के HCl बन जाएगा। ठीक है, तो यहां देख लो, ये फिर पैरानाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, और नाइट्रो ग्रुप वैसा का वैसा, इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो पैरानाइट्रोफिनॉल बन जाएगा हमारे पास एट हाई टेम्परेचर, है ना। हमको ये एक्सेप्शन वाला चीज मिलता है जिसमें न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसमें कोई मैकेनिज्म वाली बात नहीं है, सीधा हम हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। मैकेनिज्म के लिए दोनों के लिए जगह ही नहीं, मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक में ट्रांजिशन स्टेट की जरूरत है, एक में बैक साइड जो साइट है वो खाली होनी चाहिए अटैक के लिए, जो दोनों भी हेलो अरीन ग्रुप में अवेलेबल कतई नहीं है। ठीक है, तो फिर ये हो गया। दूसरा इन्होंने देखो टेम्परेचर 403 केल्विन, तीसरे में भी वार्म वाटर यूज किया है बहुत हाई टेम्परेचर पे, जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जिसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कमर्शियल यूज में। नहीं, इन्होंने नहीं दिया, तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में कि पिक्रिक एसिड उसको बोल सकते हैं, 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल को। ठीक है, आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक तो शायद से हो गया है, ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। देखो, ज्यादा से ज्यादा आप न्यूक्लियोफिलिक में क्या रखो यार, मैं बता दूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे तैयार करना है हेलोअरीन्स में। सबसे पहली बात, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, इस पे थोड़ी सी धोस जमा लो। दूसरी बात, थोड़ा शॉर्ट नोट पे ध्यान दे दो, किस पे, कि यार SN1 SN2 मैकेनिज्म क्यों काम नहीं आते किसी इसमें हेलोअरीन्स में। ठीक है, इनके ड्रॉबैक्स क्या है। तीसरी बात आप कर लो एक्सेप्शंस में ऑर्थो और मेटा पोजीशंस पे अगर आप हाई टेम्परेचर दो तो कैसे रिएक्शंस होंगे। तो इस 2-3 रिएक्शन को तैयार कर लो जो आप एग्जांपल दे सको एग्जाम में। ठीक है, तो फिर इनको तैयार कर लो, इस तरह से आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा, कुछ बात नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्टिविटी बहुत लो दी गई है वापस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा लो है। इसमें 4 कंसेप्ट आएंगे आपके, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फेशन, और लास्ट वाला जो है फ्रीडल क्राफ्ट, असाइलेशन, अल्काइलेशन, दोनों तरह के। तो ये रिएक्शंस हम देखेंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म है। ठीक है, बहुत छोटे टॉपिक्स थे इसलिए हम चैप्टर खत्म कर रहा हूं। ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत वाली बात होगी तो आप डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर इसका वेब बना लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, जैसे आप मैंने बोला इसका भी उतना ही छोटा है,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप एक वेब बना लो जिसमें 4 या 5 तरह के रिएक्शंस हमको देखने को मिलेंगे जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। वो पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले हैलोजिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फिर फ्रीडल क्राफ्ट का असाइलेशन और अल्काइलेशन, ठीक है, इसको फ्रीडल क्राफ्ट बोल दो। तो ये 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिक रिएक्शन से हैलोजिनेशन में सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो गए सारे चीजों में, ठीक है। बेंजीन तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, सल्फोनेशन है तो सल्फर अटैच होगा, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन तो असाइल ग्रुप अटैच होगा, अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। सब बेसिक रिएक्शन से सारे के सारे। चलो एक एक देखते हैं। क्लोरोबेंजीन का डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, देखो ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। इसका अगर मुझे हैलोजिनेशन करना है, ठीक है, तो मैं क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर दूंगा इसको, सही बात है। क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट किया, मेरे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो पहला बेंजीन ग्रुप में क्लोरीन ग्रुप यहां पे अटैच है, एक यहां पे आके अटैच हो जाएगा स्टेबिलिटी के हिसाब से, दूसरा मेरा यहां पे आके अटैच हो जाएगा क्लोरीन ये पैरा पोजीशन पे, ठीक है। दोनों में से ज्यादा स्टेबल है वो जो सिमेट्रिक दिख रहा है, सिमेट्रिक हमको दिख रहा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा मेरा जो ज्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है, और ये वाला मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि हैलोजिनेशन बेसिकली कैसे होता है, ठीक है। नाइट्रेशन आप ले लो, अगला वाला नोट डाउन कर लो, ठीक है। आपको ये कैन यू टेल में भी ये वाला दिया था क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में भी था आपको वापस, ठीक है। एसिड है ना, दोनों जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, दोनों के दोनों आपको इसमें डाल देने, दोनों के दोनों, एक तो नाइट्रिक एसिड और एक तो सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों के डाल देने। नाइट्रिक का ग्रुप रिप्लेस होगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट का काम करेगा, बॉन्ड ब्रेक करने का काम करेगा सिर्फ, ठीक है। तो वापस क्लोरोबेंजीन ही लेते हैं, है ना, हेलोआरीन है तो पहले से हैलोजन एक ग्रुप अटैच है, हेलोआरीन नाम है, उसका वापस हैलोजिनेशन कर रहे हैं तो डाइक्लोरोबेंजीन बन गया स्टार्टिंग में। दूसरे में नाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो पहले नाइट्रिक एसिड लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों के दोनों कौन से होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी एज अ कैटलिस्ट ले लो, तो टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है, पहले बॉन्ड को जला के तोड़ देगा। उसके बाद नाइट्रिक ग्रुप अटैच हो जाएगा वापस मेजर माइनर में, दिख रहा है मेजर माइनर, एक तो पहले NO2 यहां पे अटैच हो जाएगा और दूसरा वाला माइनर में जो बनेगा फिर से वैसे NO2 यहां पे अटैच हो जाएगा, मेजर माइनर, ठीक है, पैरानाइट्रोबेंजीन, और ये पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये फिर ऑर्थोनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ऐसे वाले ये हो जाएंगे। दूसरा सल्फोनेशन में वापस क्या करोगे आप, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा। देखो आसान तो लग रहा है ना, कितना इजी है। लास्ट के जो टॉपिक्स है ना फटाफट रिएक्शन में बता दे। हैलोजिनेशन में हैलोजन ले लो, कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आप अटैच कर लो, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो जल्दी अटैच हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रिक एसिड ले लो, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, फ्रीडल क्राफ्ट में असाइलेशन में असाइल ग्रुप ले लो, अल्काइलेशन में कोई भी अल्काइल ले लो नॉर्मल वाला, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शंस आराम से हो जा रहे हैं। तो इसको देखेंगे वापस H2SO4, ठीक है, Cl है यहाँ पे, वही एग्जांपल ले लूंगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मार्कर थोड़ा चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसको ले लो, यहां पे H2SO4 ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। H2SO4 फ्यूमिंग, यानी कि इसको हीट करके डालना है हमको, इसके फ्यूम्स आने चाहिए, यानी कि जो वेपर्स है इसके गैस वाले उसको अटैच करना है हमको, वो ज्यादा, ठीक है, वो बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फ्यूम करेंगे तो इसको। तो यहां पे फिर कहां अटैच होगा, Cl है, एक तो SO3H यहां पे अटैच होगा इसका, ठीक है, और SO3H एक पैरा पोजीशन पे तो कंपलसरी हो गया, अटैच होगा यहां पे भी, ठीक है। यहां पे आ गया फ्रीडल क्राफ्ट में असाइल ग्रुप जो है CH3C डबल बॉन्ड हो, इसको आपको याद कर लेना, ये असाइल ग्रुप है, ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है, ये असाइल ग्रुप है, CH3C डबल बॉन्ड O करके, उसमें असाइलेशन अल्काइलेशन, सबसे पहले अल्काइलेशन आसान है तो उसको देख लेते हैं। अल्काइलेशन में कोई भी अल्काइल ले लो, है ना, एलिफेटिक वाला, यानी कि ये समझो क्लोरोबेंजीन ले लिया मैंने वापस, और कोई भी अल्काइल ले लो, समझो CH3Cl ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया वापस, तो टोलुइन बन जाएगा शायद से, ठीक है, क्लोरोटोलुइन, यस राइट, क्लोरोटोलुइन बन गया। Cl CH3 ग्रुप यहां अटैच हो जाएगा हमारा CH3 ग्रुप, और दूसरा वाला पैरा पोजीशन में आ जाएगा। जल्दी जल्दी क्यों ले रहा हूं, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है।
इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो नाम है उसको लिख करके सिर्फ बेसिक सब्स्टिट्यूशन है और हर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन ही लिया गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इसको अगर आप है ना बेसिक आप इसको यार एक बार देख भी लो तो वापस रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, इसमें इतना इजी है, ठीक है। नाम से ही पता चल जाता है, बस कैटलिस्ट वगैरह थोड़ा याद में रखना। कॉन्सेंट्रेटेड जब नाइट्रेशन कर रहे हो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना मत भूलना, और यहाँ पे डायरेक्ट H2SO4 के साथ जब सल्फेशन कर रहे हो तो डायरेक्ट H2SO4 लिख देना, बस फ्यूमिंग वहां पे लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है उतनी। तो वापस फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में एनहाइड्रस AlCl3 लिया गया है, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 इट इज टेकन एज अ कैटलिस्ट, ओके, व्हिच डज द वर्क ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर यील्ड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 लोगे ना, अगर बेसिकली फ्रीडल-क्राफ्ट करोगे तो एक तो टेम्परेचर बहुत हाई लगता है, ठीक है, और दूसरी बात एक तो एनहाइड्रस AlCl3 लोगे ना तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में जितनी मदद करते हैं ना उतनी कैटलिस्ट कोई मदद नहीं कर पाता, ठीक है। ZnCl2 भी ले सकते हो आप, है ना, एनहाइड्रस ZnCl2 भी ले सकते हो, लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 हैज बीन प्रूव्ड टू बी द मोस्ट गिविंग यील्ड, इसका कम से कम 98% तक यील्ड देता है, और ये वाला कम से कम आ जाता है 84 तक या 84.7 तक आ जाता है इसका, ठीक है। तो ये आपको पेपर में पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो कि एक छोटा सा रीजन है कि यील्ड ज्यादा मिलते हैं, अगर आप इतना याद रखोगे तो काफी है मेरे हिसाब से। तो इसमें भी 2 प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 वाले, और फिर उसके बाद अल्काइलेशन, उसके बाद हो गया असाइलेशन। असाइलेशन में यहाँ पे असाइल ग्रुप को एक Cl अटैच हो गया है, CH3 डबल बॉन्ड और Cl, ठीक है। वहां पे बाद में बाहर HCl निकल करके CH3 डबल बॉन्ड हो बेसिकली अटैच हो जाएगा ऐसे, ठीक है। आप मेजर प्रोडक्ट दिखा देता हूं मैं आपको, ये Cl है यहाँ पे बेसिकली आके C डबल बॉन्ड O और CH3 ऐसे ट्राइमेस्टर फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में अटैच हो जाएगा, जो कि मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारा पैरा वाला, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनोन और पैरा एसिटोक्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। तो एसिटाइल ग्रुप अगर फिनोल ग्रुप पर अटैच हो गया तो एसिटोफिनोन बन जाएगा वो, क्योंकि कीटोनिक है, ठीक है। डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R, ये पढ़ा होगा आपने कहीं पे, ठीक है। तो एक कीटोन का फॉर्म है बेसिकली, तो एसिटोफिनोन इसका पेरेंट नाम आ जाएगा जब आपको जनरल नेम दिया गया है। तो ये करता है खत्म मेरे हेलोअरीन के न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, जिसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट था इसमें, उसकी डायग्राम कई दफा पूछी जाती है 2 मार्क्स के लिए कि क्लोरीन का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना दो, आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना है, इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके बॉन्ड वाइज। साथ में ऐसे रिएक्शन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हेलोअरीन्स के 4 कोई भी रिएक्शन एग्जांपल दे दो, 2-3 एग्जांपल दे दो, तो सारे के सारे तैयार कर लो, कोई हार्ड नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके पहले जो है जो भी लुईस एसिड, लुईस रीजेंट, सारे कैटलिस्ट के मतलब, सारे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सारा का सारा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से भरा हुआ है, चाहे बोर्ड्स में रख लो आप, चाहे MCQ, नीट, जेई कोई भी फॉर्मेट में रख लो, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उसको आप रिवाइज करते रहो, रीड करते रहो, ठीक है। और कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आएगा पोर्शन चेंज के साथ केमिस्ट्री 2 में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, मैं आपको बताऊंगा, उस तरह से चैप्टर्स का थोड़ा पार्ट एलिमिनेट भी हो जाएगा, ठीक है, जो टफ होगा या जिसकी जरूरत 12th स्टैंडर्ड में अभी आपको सीखने की नहीं है, ठीक है। सो हाई लेवल का पोर्शन है उसको भी एलिमिनेट हो जाएगा शायद से, तो जो अपडेट होगा वो आपको मैं नोटिफाई करूंगा, उस तरह से हम पोर्शन भी कम ज्यादा करके सिखाएंगे। लेकिन बात ये है कि आप जुड़े रहे, ठीक है, पढ़ाई करते रहो शेरो, जितना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आप तैयार रहोगे चीजों के लिए, चाहे आगे फ्यूचर में जो भी हो। तो फिर लेक्चर नंबर 52 को यहां पे मैं एंड करता हूं। अगले लेक्चर में अल्कोहल, फिनॉल और कीटोन, बहुत अच्छा लेक्चर है, सारे के सारे अलग अलग मैकेनिज्म के साथ, अलग अलग रिएक्शन के साथ आने वाले, तो उसको लेकर के लेक्चर नंबर 53 में आऊंगा मैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीजें करना मत भूलना। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, डाउट्स होंगे तो जरूर पूछना, ठीक है। जितनी ज्यादा मदद हो सकेगी मुझसे मैं करूंगा, आपको मदद चाहिए प्लीज फॉरवर्ड अ हैंड टुवर्ड अस एंड वी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू, ठीक है। गुड बाय।